दो नशिस्तों के बाद हमने देखा कि जिस तरह से पार्लिमानी कमेटी बैठी और 12 मेंबर्स ने बैठना था, लेकिन सिर्फ 9 मेंबर्स बैठे और ज़ाहिर अपोजिशन ने इसमें बैठने से इनकार किया। और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी 2/3 अक्सरियत से उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब कर लिया गया है और वो ओथ लेंगे अब 26 को। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मामलात और भी अजीब से होते चले जा रहे हैं। आज एक वजारत पेट्रोलियम के मुलाजमीन को जिनको नौकरियों से फारिग कर दिया गया था, उनका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा क्योंकि ये मामला भी आईनी है तो इसको आईनी बेंच सुनेगा। अब आईनी बेंच जिसकी तश्कील हमने बनानी है और आईनी बेंच जब बनेगा तो आईनी बेंच बनेगा कैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये हम आपको आगे जाके प्रोग्राम में बताएंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन पाई जाती है। ये कन्फ्यूजन खैर अगर बिलावल भुट्टो साहब का मुसव्वदा है या फजल रहमान साहब का मुसव्वदा है, किसी का भी मुसव्वदा है, कन्फ्यूजन इसमें बड़ी राइफ है ज़रा। लेकिन मुराद अली शाह साहब को सुनिए। 26वीं तरमीम से पार्लियामेंट को मजीद मजबूत किया है और पार्लियामेंट के मजबूत होने की वजह से इस मुल्क की आवाम और मजीद मजबूत हुई है। दोस्तों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी दिल से तैयार थे। आपका लीडर जो है इस वक्त की कहेंगे तो मैं आपको वीडियो क्लिप्स दिखा दूंगा। उसने कहा है कि हमें कंसेंसस है उस ड्राफ्ट से जो मौलाना फजलुर रहमान ने हमें दिखाया है। और मौलाना फजलुर रहमान का जो ड्राफ्ट था वही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ड्राफ्ट था और वही ये फाइनल ड्राफ्ट है जो हमें अप्रूव हुआ है। ऑन अनदर नोट हमने देखा कि बुशरा बीबी को आज जमानत पे रिहा होना था और उसके बाद जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने एफआईए की टीम से पूछा कि आपको तशवीश, आपने कोई तफ्तीश की है? तो उन्होंने कहा जी हमें कोई तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद उन्होंने 10 लाख के मुचलकों के इवज़ उनकी ज़मानत को मंजूर कर लिया। उसके बाद PTI के जो वकला हैं, आपको पता है कि इंतज़ार पर जोता साहब तो खैर मिल ही नहीं रहे, उनको हर जगह तलाश किया जा रहा है, ना वो MI के पास है, ना वो IB के पास है, ना वो ISI के पास है, अब वो हैं कहाँ, ये बात अभी तक किसी के इल्म में नहीं है। लेकिन आज बेचारे PTI के जो वकला थे वो एक के बाद एक ट्रायल कोर्ट के पास जाते रहे। ट्रायल कोर्ट में शाहरुख अर्जुमन साहब पहले छुट्टी पे चले गए, हुमायूं दिलावर साहब पहले ही ऑफ थे, तीसरे मेंबर मौजूद नहीं थे, तो इसलिए आज रिहाई मुमकिन नहीं हुई। दूसरी तरफ आपको पता है कि गंडापुर साहब की गिरफ्तारी के लिए भी समन जारी कर दिए गए हैं और अब उस हवाले से क्या होगा, क्या पेशावर हाई कोर्ट की जो जमानत है वो क्या उनको उससे दूर रख पाएगी और उनको अरेस्ट होना है तो वो अरेस्ट कैसे होंगे और कब होंगे ये देखना जाएगा। भाई उतार दी है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। फैसल वाडा साहब सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वाडा साहब ये बताइएगा कि ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब जाहिर है मुंतखब हो गए हैं और 26 को ओथ लेंगे, ये सोची समझी पूरी स्कीम थी, जाहिर है इसको इसी तरह से होना था, मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनना था, मुनीब अख्तर साहब को नहीं बनना था। लेकिन क्या आईनी बेंचेस में भी आपको लगता है जस्टिस याहिया अफरीदी अगर इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को अपॉइंट करते हैं तो आपको इस पर एतराज होगा हुकूमत को? देखिए जी, मैं तो सना साहबा हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है दोनों जजेस उनमें उस बेंच में होंगे, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हैं गेम अब किसी और सिचुएशन में चली गई है। इमरान खान साहब को एक ऐसे सियासी जहन्नुम में फेंक दिया है और मजीद उनके लिए अजाब खड़ा कर दिया है कि अगर आप तसलसल से देखें पूरा प्रोग्राम के डी चौक पे क्या हुआ, एक गंडापुर साहब आए, KP के हाउस चले गए, डिग्गी में बैठे, छुप के नमूदार हो गए, फिर बाहर निकल नमूदार भी हो गए, नज़र भी आना शुरू हो गए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जिसको PTI जिस गवर्नमेंट को फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहती थी, उसकी शिक बाय शिक उनके साथ मीटिंग भी करती रही, उनके साथ शीर व शक्कर भी होती रही, उनसे प्रिविलेजेस भी लेती रही, फ़ायदे भी लेती रही, ट्रैवलिंग भी लेती रही, तनख्वाहें भी लेती रही। तीसरी चीज़ ये कि इस पूरी पार्लियामेंट में सारे आधे ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और फिर भी बरजुमान है उन जगहों के ऊपर। तीसरी तरफ चीफ मिनिस्टर जो हैं उनका अपना खेल चल रहा है, उनके अपने मिनिस्टर का खेल चल रहा है। फिर आप तरमीम को वोट नहीं करते और उसकी शिकों को वोट कर देते हैं। फिर आप अचानक से प्लान के तहत, अंडरस्टैंडिंग के तहत, स्टेज के तहत जो स्टेज किया था आप बाइकआउट कर देते हैं। आप तो अपोजिशन थी, आप उसके खिलाफ वोट करते तरमीम के, नहीं, आपने बाइकआउट किया। फिर आपने एक ड्रामा रचाया कि जी बंदे काट दिए, हाथ तोड़ दिया, आंखों में ड्रिल कर दिए, तेजाब फेंक दिया, बंदे मार दिए, प्लास्टिक सर्जरी से उनको खड़ा कर दिया, उनको वोट भी नहीं लिए। फिर एक वो ड्रामा फ्लॉप हो गया। इन सब ड्रामों के तसलसल से आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है कि कल बेगम साहबा रिलीज हो जाएंगी, उनको कोई फर्दर केस के अंदर बंद नहीं रखा जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब की 25 के बाद 26-27 से मुलाकातें जेल में शुरू हो जाएंगी। अब बहनों की बेल हो जाएगी। उसके बाद ये सारा कुंबा एक जगह पे होगा,
एक बहन का ग्रुप बनेगा, और मैं समझता हूँ कि बहनें जो है वो मुखलिस खान साहब के साथ, बाकी तो सब बिके में कॉम्प्रोमाइज्ड है, और कॉम्प्रोमाइज के तहत फिर बेगम साहबा का एक ग्रुप बनेगा। अब आप लोग कहेंगे ये जो खान प्रेडिक्शन साहब है के या डील है? आसपास थे ये उन्होंने दगा प्रेडिक्शन किया, है या लेकिन डीलिंग इस तरह से हुई है? ये आपकी प्रेडिक्शन है या डीलिंग इस तरह से हुई है? आप इसको प्रिडिक्शन कह लें, आप इसको एनालिसिस कह लें, आप इसको व्हीलिंग डीलिंग कह लें, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, बट जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ वैसी जैसे आज तक हर बात ठीक हुई है, ये भी वैसी निकले इंशाल्लाह जी। तो खान साहब इज इन अ मेस, तो उनके करदा गुनाह तो हैं ही, जो उनसे करवाए गए या उन्होंने उस ख्वाबनी में कर दिए कि मी एंड माई सेल्फ के ऊपर उनको ले गए थे, और मजहबी लोग आके उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी देते, तो इंसान है बहक जाता है। लेकिन उनके ना करदा गुनाह भी उनके सर पे अब डाल दिए गए हैं। एक अंदर है मिलिट्री के अंदर, वो भी अपनी ये सारी चीजें उस पर डाल रहे हैं। बाकी जो कपड़ों से भी ज्यादा करीब उनके साथ, वो भी अब उनके भी आगे पीछे बच्चे हैं, पैसे हैं, देना दिलाना है। और एक पार्टी है, एक पुरानी पार्टी है, एक लॉयर्स की पार्टी है, एक ड्रामे की पार्टी है, एक चीफ मिनिस्टर की पार्टी है, एक बेगम साहबा की पार्टी हो जाएगी, एक बहनों की पार्टी हो जाएगी, और एक जीरक सियासतदान की पार्टी हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में ब्लॉक्स भी है, ब्लॉक भी है, और फैक्शंस भी हैं। अच्छा ये बताइएगा कि 3 साल के लिए जो मुंतखब कर लिया गया है जैसे याया अफरीदी को, अब इस असना में अब ये सारे जो केसेस आ रहे हैं, आज भी वजारत पेट्रोलियम का एक केस है जिसमें मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया है, उनका केस चल रहा था, तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा ये भी आईनी बेंच पे जाएगा। फैसल वारिस साहब, एक इसमें अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करेंगे तो आई मीन ये आईनी बेंचेस का जो तस्वर है, उसमें आईनी बेंच बनाने का जो हक हासिल है वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। एम आई राइट? गजेट में जैसे आपने लिखा हुआ है या जैसे लिखा गया है, इज दैट द करेक्ट पोजीशन कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बनाना है? जी जी ठीक है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली। अच्छा, किसने बनाना है फिर? वो जो हुकूमत के भी हिस्से हैं वो तो खैर मतलब उसको जो लीड करेंगे, उसमें तो आपके पास जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से तो आई डोंट सी इट के कहीं और वो जाएगा ना। मैं इन 2 जजेस जो हैं उनको देख रहा हूँ उसके अंदर, ना ही मैं पीटीआई को फायदा होते हुए देख रहा हूँ रिजर्व सीट्स का। और एट द सेम टाइम इस चीज़ को हम डिस्कस कर करके हम उस जगह पे ले आए हैं जिधर परसेप्शन सेल होती है, एक खाका बन जाता है, एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है एक अच्छे साफ सुथरे जज के ऊपर भी। तो अगर आप मुझसे 3 जजों का पूछेंगी तो मैं आपसे कहूँगा एक क्रेडिबल थे, तीनों की क्रेडिबिलिटी थी, एजुकेटेड है, सीधा सीधा इन्होंने काम किया है। लेकिन गवर्नमेंट के पास कानून आने का उन्होंने चॉइस क्यों की, उसके क्राइटेरिया के अंदर जो मेरा दिमाग समझता है वो ये कि अगर जिस जज ने मुझे गलत सज़ा सुनाई थी हाई कोर्ट में और इलीगल ऑर्डर करके मुझे डिस्क्वालीफाई किया था और फिर मेरे बारे में भी कमेंट किया, अगर मैं डिसीजन मेकिंग की कुर्सी पे बैठा हूँ सेलेक्ट करने की और उनका नाम आ जाए मिसाल के तौर पे, तो आप समझते हैं इंसानी तौर पे मैं होने दूंगा? तो मैं नहीं होने दूंगा। तो एक मेरा अपना अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट की परसेप्शन हो सकती है, एलाइज की परसेप्शन हो सकती है उसके बेस पे। क्योंकि अगर आप मुझसे कंपटीशन बात करेंगे तो आई वुड से तीनों टक्कर के जजेस हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 18-20 के फासले पे हो। सो उसके अंदर वैसे यूजुअली इतना टफ कंपटीशन होता नहीं है, लेकिन मेरी अपनी समझ गवर्नमेंट और एलाइज के ऊपर यही है कि वो अपने जाविये से क्या देख चुके हैं, क्या तजुर्बा कर चुके हैं, क्या एक्सपीरियंसेस उन्होंने देखे, क्या वो फोकस करें, उसके बेसिस पे सिलेक्शन हुई है। ठीक है। मैं जो जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जो गजेट कहता है ना फैसल वाडा साहब, उसमें ये लिखा है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो ही आईनी अदालत बनाएगी। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जिसमें इट कंप्राइजेज ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। उसमें एक और आईनी बेंच का एक सरबराह होगा, 2 MNAs होंगे, 2 सेनेटर्स होंगे, एक गवर्नमेंट से, एक ऑपोजिशन से, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा होगा, एक लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, फिर स्पीकर नामजद करेंगे किसी अकलियत से या किसी कोई औरत खातून से। मगर ये पूरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कंपोजिशन है अगर आप इसकी नंबरिंग देख लें सना साहिबा, अगर इसकी नंबरिंग देख लें तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड who is in the majority. No, I can understand, but what I don't understand is आईनी बेंच जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आईनी बेंच का सरबराह इसमें कैसे बैठेगा? तो आईनी बेंच तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बनाया ना, तो कंपोजिशन उसमें आईनी बेंच का मेंबर है। तो अब आईनी बेंच जब बनी ही नहीं है तो आईनी बेंच का सरबराह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे बना सकती है? तो पहले बेंच बनेगा या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनेगी? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फिर क्यों आईनी बेंच का सरबराह मेंशन किया है? उन्होंने तो अभी बनानी है आईनी बेंच, अभी आईनी बेंच एग्जिस्ट तो नहीं करती।
देखिए सना साहबा, ना मैं इतना एजुकेटेड हूँ जितनी आप हैं, जहाँ नहीं, हमारी आप बहुत आवाम है। इसको बड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, आप इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। बताएं। जैसे पहले तारीख पे तारीख होती थी, वैसे ही तरक्की होगी, तरक्की होगी, तरमीम होगी, तरक्की होगी, तरमीम होगी, तरक्की होगी, ये एक सीक्वेंस हो गया। अब आपने कहा जी बेंच कैसे बनेगा, बेंच के अंदर मेजॉरिटी के हिसाब से बेंच भी की कंपोजिशन भी हो जाएगी, और अब आईनी बेंच के ऊपर भी चीज़ें चली जाएंगी। आईनी बेंच के अंदर ये आप 2 जजेस का नाम ले रही हैं मोहतरम, वो नहीं मुझे नजर आते। आगे चलें, इट्स वेरी सिंपल। ओके ओके, जो जो चलें, जो- जस्टिस जो है, अमीनुद्दीन, जस्टिस पाकिस्तानी अमीनुद्दीन तारीख उस होंगे, हिसाब से चलें बनेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे, आप प्रेडिक्शन दे दें। हो सकते हैं, ना, मैं इसको ये नहीं कह सकता कि वो नहीं हो सकता। चले, शुक्र है आपने किसी के नाम पे तो हाँ किया। अच्छा ये बता दें कि ये फुल कोर्ट जो बनती थी हर बड़े केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में, इसको भी हमने अब इसमें जाहिल कर दिया गया है, ये फुल कोर्ट बेंच डजंट एग्जिस्ट नाउ। दैट्स करेक्ट। ओके, एंड अब ये एक और बात जो बहुत बड़ी गौरतलब है अब फैसल वाडा साहब, वो ये है कि ये मामलात जो है अब ये 3 साल के लिए अब चीफ जस्टिस ये बन गए हैं या अफरीदी साहब, इनके ऊपर कोई शिकायत या मेरिट पर कोई सवालिया निशान अगर उठता है तो क्या इनको रिमूव किया जाएगा? देखिए जी, मैंने जैसे कहा तीनों जजेस स्पॉटलेस हैं। इनकी अगर याया साहब की आप बात करेंगे तो उनकी ब्लड लाइन को भी अगर आप चेक करें तो सॉर्ड ऑफ ऑनर है उनके वालिद साहब। तो ना इनकी क्रेडेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम है, ना मंसूर साहब की क्रेडेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम है, ना मुनीब साहब की क्रेडेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम है, नॉट इवन अ सिंगल स्पॉट। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी अनफेयर, बड़ा ज़ाती होगी कि हम उस आदमी को जो साफ सुथरा है उसको कंट्रोवर्शियल बना दें। लेकिन मैंने आपको गवर्नमेंट और उसके एलाइज का जाविया जो मेरा एनालिसिस है या मेरा तज्जिया है उसके ऊपर, वो यही है कि उन्होंने पिछले केसेस देखे होंगे, अगले केसेस को प्रीएम्प्ट किया होगा और उस बेसिस पे सिलेक्शन की होगी। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछे कि तीनों के अंदर कोई बहुत फर्क था तो मैं समझूंगा कि ये कांटे का मुकाबला था। यूजुअली ऐसा कंपटीशन होता नहीं कांटे का मुकाबला नहीं था ना, क्योंकि मैं जिन उसको फैसलों में दोस्त उनके इसलिए जिनके करूंगा- फैसलों की जो फैसले वो दे चुके हैं 12 जुलाई के बाद, मंसूर अली शाह साहब, जाहिर है कि वो फिर नहीं, अब जाहिर है ये सब कुछ हुआ इसीलिए था। आपने तो कहा था मैं अपनी उनकी बर्थडे पे आप credentials की केक बात कर खाएंगे, रहा हूं। आपके अपनी बर्थडे पे केक खाया आपने? हैप्पी बिलेटेड बर्थडे बाय द वे। खाया, अच्छा ठीक है, थैंक यू, बट खाया आपका रिपोर्टर्स ने रिपोर्टर साथ खाया, और जो कहा था दावा आपको महीनों पहले किया था वो उसी डेट पे हुआ। अच्छा चले, अब ये बता दें कि खान साहब का फ्यूचर आप क्या देखते हैं, क्योंकि आज ही बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जा सकता था, और उमर अयूब साहब भी कह रहे हैं मुझे पता है कहां से कंट्रोल हो रहा है मामला, अगर उनको कल भी रिहा करना है तो आज रिहा करने में क्या मजायका था कि कोई जाजी तशरीफ नहीं था? 10 लाख के 10 लाख के मचलके जो हैं वो मैंने तो जमा नहीं कराने, तो अगर टेक्निकली डिले उनकी तरफ से हुआ है, टाइम बार हो गया है, तो अगर उस पर भी मैं वही मन गढ़ कहानी उमर अयूब साहब की जैसे उन्होंने तकरीर की थी, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, टांगे ड्रिल कर दी, कान में तेजाब डाल दिया, गला काट दिया और उनसे वोट भी नहीं लिया, तो मैं इस टाइप के ड्रामेबाजियों के नैरेटिव तो आपको मैं कई 100 गिना सकता हूँ कि पिछले महीने में क्या हो। कौम को पता होना चाहिए कि इन सब ने करदा ना करदा गुनाह थोप दिए, वो सियासी जहन्नुम में मजीद उधेल दिए गए हैं, ना इनके साथ अपने हैं ना कपड़ों से करीब लोग इनके साथ हैं, सभी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मुझसे आप पूछेंगी तो मैं कहूँगा हाँ बहनें मुखलिस हैं, जितनी मेरी एनालिसिस है वो भी आ जाएंगी, उन्होंने भी कोई कत्ल तो नहीं किया, उनकी भी बेल हो जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन उनके ऊपर बारूदी मवाद का तो इल्जाम लग गया ना, बारूदी मवाद लेकर आपको लगता है उनकी बहनें आ सकती थी? देखिए आपके कैमरे के अंदर जो है वो रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है और आपने मेरे साथ प्लान किया हुआ है, तो ऐसी बेहुदा बातों का तो आप मजाक ही उड़ा सकती हैं। अच्छा ठीक है, चले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ये बताइएगा कि आपके पास जो पहला मुसव्वदा था जिसको 15 या 16 सितंबर को हम पास कराना चाह रहे थे, हुकूमत पास कराना चाह रही थी, और उसके बाद आपने भी ये कहा था ना अहल हुकूमत है ये नहीं करा सकी, क्या ये मुसव्वदा उससे बेहतर है? और ये मुसव्वदा किसकी आपको लगता है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? बिलावल साहब को जाता है, फजल रहमान साहब को जाता है, हुकूमत को जाता है, तारड़ साहब को जाता है? ये जो एक्चुअल मुसव्वदा जो इस वक्त है हमारे सबके सामने, ये किसका तश्कील करता है? आप मुझसे झूठ सुनना चाहेंगी तो मैं कहूँगा जमहूरियत, और अगर सच सुनना चाहेंगी तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में बाप का बाप बनने की कोई कोशिश ना करे। अच्छा पाकिस्तान में बाप के बाप, ओके थैंक यू, आपने बड़ा फैसल वाडा साहब बड़ा स्ट्रेट जवाब दे दिया, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट। अच्छा एक और बात अगर आप बता दें कि ये जो ये फवाद चौधरी साहब अचानक से इनको बहुत दिल में तकलीफ भी जाग रही है, ये आपको पता है किस तरह के आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं और मिलना भी चाहते हैं खान साहब से, क्या इनसे मिलेंगे खान साहब?
मेरे ख्याल से उसको एक्यूमेन के तहत उससे मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिलने देंगे नहीं, क्योंकि अभी जो जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाए कि वो बिक गए हैं पीटीआई के अंदर से, जो इनके ऊपर शो कॉज नोटिस हुए हैं, वो एक प्लान के तहत वो थोड़ा आगे आ रहे थे तो उनको पीछे कर दिया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज तो बिके हुए तो सारे ही हैं बाय एंड लार्ज। अगर आप मुझसे कहें कि शिबली फराज ने पैसा लिया तो मैं कहूँगा नहीं, आप कहेंगे ऑन पप्पी ने पैसा लिया तो मैं कहूँगा नहीं, अगर आप कहें जफर साहब ने, जफर इकबाल साहब ने, फैसल ने नहीं, रियाज फतेहाना ने नहीं। अब मैं इससे ज्यादा देखें, मैं आपके एक शो में आपको 5 शो की इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, वरना मुझे बुलाएंगे क्यों? अच्छा भाई, आप आते इतना कम है ना, तो मैं 5 शोज का ज़रा हिसाब ले लेती हूँ। अच्छा ये बता दीजिए, फरमा दीजिएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये अब ये आईनी बेंच कब तक तश्कील होने की इसकी हम उम्मीद करें? और अगेन जो इसमें एक थोड़ा सा नजर आ रहा है अभाम के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं बनाना है, तो आपको लग रहा है ये भी हुकूमत बना के फारिग कर देगी और ना ही नहीं होंगे उसमें, अगर वो इंक्लूडेड आईनी बेंच के सरबराह, तो कोई मसला नहीं होगा? आप फिर टेक्निकल चीजों में चलेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे ये तरमीम पास हुई है वैसे आगे तरमीमें पास होंगी, जैसे आप सोच रही हैं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, वैसे नहीं वैसे ही हो जाएगा। तो 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम आ रही है सर। बिल्कुल, मैंने आपको क्या कहा, तरमीम तरक्की, तरमीम तरक्की, तरमीम तरक्की। अब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं होगी, तो उससे आप समझ जाए। और ये आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म 3 साल 4 साल की हुकूमत निकाल लेगी, अपना वक्त पूरा कर लेगी? पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा करेगी। इंटरेस्टिंग, पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा करेगी। वो टेक्नोक्रेट के हवाले से जो इसमें शिक है सर, वो किस लिए है? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है कि देखें, ऐसी खबरें फैला के इंसान को 2 पैसों का फायदा होता है, किसी को ऐड मिल जाते हैं, किसी को यूट्यूब में फॉलोइंग मिल जाती है, तो सबकी रोजी रोटी चलनी चाहिए। आपको क्या प्रॉब्लम है सना साहब? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फैसल वाटर साहब, मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो कंसेंसस से नहीं, मैं तो बाप का कोई बाप बनने की कोशिश ना करे, तो ये कंसेंसस तो ना हुआ ना सर, फिर ये कंसेंसस से तो ये मैं आपसे जुर्रत कर सकता हूँ। नहीं, आप भाई हैं, आप भाई हैं, आप लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, जब आपकी जमहूरियत के अंदर तसलसल से 75 साल में आप कैरेक्टर वाइज कॉम्प्रोमाइज हो, कैरेक्टर डज नॉट मीन कि आपकी जाती जिंदगी, कैरेक्टर के अंदर आपकी मॉरल कैरेक्टर है। जब आप अपने इंटरेस्ट के लिए आपने सियासत की हो, जब आपने मुल्क के लिए ना किया हो, जब आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जब आप पकड़े जाने पे व्हीलिंग डीलिंग करके जाते आते रहे हों, तो फिर ऐसी डेमोक्रेसी में यूजुअली ऐसी डेमोक्रेटिक फैसले आते हैं। और आप जैसे लोगों को बहुत शौक था डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी को खाएं भी, उसको फ्रेग्रेंस की तरह लगाएं भी, उसको चश्मे की तरह पहने भी, 26वीं तरमीम जमहूरियत की तक़वियत के लिए नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जमहूरियत के गले की तक़वियत के लिए। अच्छा, जमहूरियत के गले की तक़वियत के लिए, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा, 2 साल होने को आ रहे हैं अरशद शरीफ के केस को, अब आईनी बेंच सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट का बेंच सुनेगा? देखें, मेरी कन्विक्शन है कि अल्लाह ताला उसको इंसाफ देगा। उसको फरेब दोस्ती में मरवाया गया है, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत। एक आदमी अंदर है, एक आदमी पीटीआई का गायब हुआ है, जो इतने सालों से नजर ही नहीं आ रहा किसी को। वो खवातीन भी नजर नहीं आ रही ना, कातिल पकड़े जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब। ऑफ कोर्स बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। आप वजीर कानून भी रहे हैं, और जाहिर है कि आपको इससे बड़ी, ये आपने 26वीं तरमीम पढ़ी भी होगी। मुझे कुछ सवालात हैं अगर इसके मुताबिक मैं पूछना चाहूँ, लेकिन एक तो पहले ये कि कन्फ्यूजन पाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुसाबकती कमीशन का कल एक केस था जिसमें फ़रोग नसीम साहब वकील थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा वो केस सुन रही थी। उन्होंने कहा अब ये भी आईनी बेंच की तरफ जाएगा। आज वजारत पेट्रोलियम में जो मुलाजमीन की बर्खास्तगी है उसके हवाले से केस था, उस पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा ये भी अब आईनी बेंच पर जाएगा। तो मतलब ये आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जो ये फ़र्क है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? नहीं, ये बड़ा वाज़ेह है, और वो केसेस जिनमें कोई क्वेश्चन ऑफ जो है वो लॉ या क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होगा, ख़ास तौर पे जिसमें गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है वो आपके इल्म में है कि कवानीन लेजिस्लेशन हुई और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई
उसमें जो है वो बाज़ औक़ात उसे सस्पेंड कर दिया गया, बाज़ औक़ात उसे स्टेटस को कर दिया गया। उसका ऑपरेशन जो है वो यानी नोटिफाई होने से पहले कानून का, लॉ का जो है वो ऑपरेशन जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया। यानी ऐसे काम भी हुए हैं। तो इस किस्म के जो मामलात हैं वो बड़ा वाज़े तौर पे उसकी तफरीक जो है वो यानी जैसे कहते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। तो ये कोई अबहाव वाला मामला नहीं है कि जो मामलात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जा रहे हैं वो उधर चले जाएंगे, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश होगी तो ये फिर इख्तियार उसका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो डिसाइड करे कि कौन सा केस उसने सुनना है और कौन सा केस जो है वो नहीं सुनना। अच्छा, ये डिसीजन भी ये आईनी बेंच ये डिसीजन लेगा जो मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं, वो डिसीजन उनकी गलत भी हो सकती है, मतलब उनको उनकी डिसीजन क्योंकि ये डिसाइड करना इटसेल्फ इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, मगर इस तरह से तो करेगा सर, मगर इस तरह से तो एक पूरा पैंडोरा बॉक्स खुल जाएगा ना। मतलब अगर मेरा पर कत्ल का मुकदमा है, मैं कहूंगी जी मुझे 10A के तहत एक फ्री ट्रायल नहीं मिला, मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो फिर मैं भी आईनी बेंचेस पे पहुंच जाऊंगी। तो ये फिर कंफ्यूजन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हर चीज में कोई ना कोई आर्टिकल लगा सकता है। नहीं, ऐसे आर्गूमेंट्स जो है ना उनकी वहाँ पे कोई पजीराई नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी को इंसाफ किसी लेवल पे नहीं मिला, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट लेवल पे नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट आए। ठीक है सर, ये बता दीजिएगा कि अब मैं जानना चाहूंगी आईनी बेंचेस की जो तश्कील है और वो करनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, राइट? सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने, हाँ जुडिशल कमीशन, ठीक है। सो जुडिशल कमीशन जो है उस पर अब आप उसकी कॉम्पोजिशन सुनिए। 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के और 2 MNAs, एक गवर्नमेंट का एक ऑपोजिशन का, 2 सेनेटर्स, एक गवर्नमेंट का एक ऑपोजिशन का, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा, एक लॉ मिनिस्टर साहब, एक अटॉर्नी जनरल साहब, फिर स्पीकर नामजद कर सकते हैं किसी खातून को या अकलियत से बिलोंग करने वाले किसी को, और आईनी बेंच का सरबराह। तो ये आईनी बेंच तो जब है ही नहीं, तो जुडिशल कमीशन आईनी बेंच के सरबराह को कैसे इंक्लूड करेगी? नहीं, वो आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो अपना जो है वो इसमें नामजद हो जाएगा, क्योंकि वो एक सीनियर जज होगा। नहीं मगर सर ये गजेट में तो लिखा है ना कि जुडिशल कमीशन इसको बनाएगा, तो जुडिशल कमीशन में एक आईनी एक बेंच का सरबराह है, उसने एग्जिस्ट करना है। तो आईनी बेंच ही जब एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका सरबराह उसका हिस्सा कैसे बनेगा? इसकी वजाहत मौजूद है कि अगर इन केस के जो आईनी बेंच अभी तश्कील नहीं हुआ, उसका सरबराह नहीं है, तो फिर जो प्यूनी जज जिसे कहते हैं, जो नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस होगा, वो उसकी जगह पे बैठेगा। इसकी वजाहत जो है वो मौजूद है। मतलब एब्सेंशिया में आप कर सकते हैं। तो फिर आपने मतलब इसमें फिर ये जो क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ी जब एक कॉम्पोजिशन ही गलत है? सर नहीं, कंपोजिशन गलत नहीं है, कंपोजिशन दुरुस्त है, लेकिन मामला ये है कि इन केस कि अगर चीफ जस्टिस जो है वही आईनी बेंच का सरबराह बन जाता है, क्योंकि वो भी बन सकता है ना, वो भी सीनियर जज है, तो फिर उस सूरत में जो है वो फिर नेक्स्ट जो सीनियर जज होगा वो वहाँ पे शामिल होगा। यानी बाई ऑल मीन्स जुडिशल कमीशन में 5 जज साहबान होंगे एंड दैट विल क्रिएट बैलेंस इन द जुडिशल कमीशन। यही बैलेंस जो है ये क्रिएट किया गया है क्योंकि इससे पहले जुडिशरी जो है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर वहाँ पे अपने अपने चैम्बर के लोग जो हैं वो हाई कोर्ट के जज बने, अपनी मर्ज़ी से लोग वहाँ से एलिवेट हुए, और फिर ऐसी जो है वो चीज़ें सामने देखने को मिली जिससे जुडिशरी का एज इंस्टीट्यूशन जो है वो वकार मजरूह हुआ। ठीक है सर, ये फरमा दीजिएगा कि कल मतलब ज़ाहिर है जब ये पास हुआ नेशनल असेंबली में 26वीं तरमीम का मसवदा, तो उसमें ज़ाहिर है सुबह 6 बज गए थे और 8 साढ़े 8 बजे ऐवान सदर में इसकी तकरीब होनी थी और उसमें उन्होंने साइन करके इसको बिल फॉर्मल तरीके से बनाना था। लेकिन अब
दूसरी तरफ हमने देखा कि 8:30 बजे वो तकरीब नहीं हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील का केस लगा हुआ था पीटीआई का, और उसमें हामिद खान साहब और अली जफर साहब पहुंचे तो उन्होंने कहा ये आईनी बेंच अब सुनेगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो ऐसा कोई मुसव्वदा सामने है ही नहीं, कौन सी आईनी तरमीम, हालांकि लोग इस पर बात कर रहे थे। तो ये टाइमिंग बड़ी अच्छी है क्योंकि जैसे ही वहां से डिसमिसल हुआ प्रेसिडेंट साहब ने उसको बिल बना दिया, कानून बन गया। नहीं देखें, कानून तो वो उसी वक्त बनना था जब उसका नोटिफिकेशन होना था, और नोटिफिकेशन जो है वो रूटीन में जितनी जल्द मुमकिन हो सकता था वो हुआ। लेकिन वो नोटिफिकेशन होने के बाद जब तक वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसमिट नहीं होता उस वक्त तक जो है वो सिर्फ मीडिया की खबर या अखबार की खबर से के ऊपर यकीन करके तो अपने फैसले नहीं रोक सकते। ठीक है सर, एक आदिल बाज़ाई साहब को डीसीट करने का मामला है। नून लीग उन्होंने ज्वाइन की थी, उसके बाद वो तशरीफ नहीं लाए उस दिन, और फिर रेफरेंस भेजा नवाज शरीफ साहब ने स्पीकर एजाज सादिक साहब को कि इनको डीसीट किया जाए और फिर इनकी जो नशिस्त है इसको खाली तस्वर किया जाए। तो सर आदिल बाज़ाई साहब तो कह रहे हैं उनसे गलती हो गई और वो तो पीटीआई में ही थे, तो क्या उनकी कोई बात की सुनवाई होगी या डीसीट ही होंगे? देखिए, इस गलती की कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, जब एक आदमी मेंबर आज़ाद इलेक्ट होके अगर वो किसी भी जमात से अपनी वाबस्तगी को डिक्लेयर कर देता है तो उसके बाद फिर उसने उस जमात के मेंबर के तौर पे काउंट होना है। अगर वो चाहता है कि वो इस लिमिट से, इस ब्रैकेट से बाहर है तो वो रिज़ाइन कर दे, दोबारा इलेक्शन लड़ ले। अच्छा, अब राणा साहब ये बताइएगा कि अगर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनके गिरफ्तारी के जो समन्स हुए हैं गंडापुर साहब के, तो आपको लगता है कि गंडापुर साहब गिरफ्तार हो जाएंगे और उनकी जो पेशावर हाई कोर्ट वाली जो जमानत कबल अज वक्त है वो काम नहीं आएगी, या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा लंबा चलेगा मामला? देखिए, ये होना चाहिए। अगर एक अदालत ने उनके वारंट इशू किए हैं तो उनको गिरफ्तार होना चाहिए, बसूरत दीगर उनको अपनी जमानत करवानी चाहिए, अदालत में पेश होना चाहिए। ठीक है। तो सर, और उसके बाद अगर वो प्लेस वेकेंट हो जाएगी एक वजीर आला की, तो आप क्या समझते हैं कि फिर वो कोई और नामजद करेंगे या गवर्नर राज का मामला होगा, क्या होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो और नामजद कर सकते हैं और जो है वो जमानत भी करवा सकते हैं। कोई इतना बड़ा केस नहीं है कि उसमें जमानत नहीं होगी। अगर वो अरेस्ट होते हैं तो उसके बाद वो बेल आउट हो जाएंगे। सर, अब ये रियाज फतियाना साहब हो गए, फैसल हो गया, ये जो सेनेटर्स हैं, कल हमने बीएनपी मैंगल साहब के भी एक सेनेटर आए, उन्होंने इतनी दर्दनाक कहानी सुनाई, फिर वो वापस गए घर। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जबरदस्ती मैंगल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली थी कि मुझे डायलिसिस पे जाना पड़ा 2 दफा, मुझे मलेरिया हो गया, मैं जिस जगह पे था बहुत मच्छर थे। मतलब इतना आपको लग रहा है ऑर्केस्ट्रेटेड मैंगल साहब ने ये कहानी बना के उनको सुनाई होगी कि वो ये कहें? मतलब आपको आपकी अकल मानती है? नहीं, देखें, ये लोग जो हैं ये फिर इसी तरह से होते हैं। यानी मैंगल साहब की तरफ गए तो उन्होंने जो बात की वो बात कर दी, वापस गए तो फिर किसी और ने जो कहा वो कह दिया। तो इन लोगों का यही जो है वो किरदार होता है। तो इसमें ये जो कहानियाँ है ना कि जी हमें जी पकड़ लिया, जी अगवा कर लिया, जी किसी के बेटे को पकड़ा, जी किसी की बीवी को पकड़ा, जी किसी की बहन को पकड़ा, ये सब कहानियाँ प्रोपेगेंडा मिल मिला के करते हैं कि जी ठीक है मैं आपके पास आ गया हूँ, आप पीछे ये ड्रामा कर दें ताकि जो है वो दूसरी तरफ जो है ना वो मेरी बात जो है वो बनी रहे। अब आप देखें ना कि ये क्या क्या ड्रामे थे कि जी फलां के साथ ये हो गया, फलां के साथ वो। अब उनको सबको नोटिस दे रहे हैं ये कि जी आप दूसरी तरफ मिले हुए थे। भाई अगर उनके साथ इतना जुल्म हो रहा था, वो तो मजलूम है, उन मजलूमों के साथ जो है उनको गले लगाओ, उनके साथ उनकी मिजाज पुरसी करो। तुम उनको नोटिस दे रहे हो, उनको मशकूक जान रहे हो। तो मीनिंग देर बाई कि वो सारा जो था कि जी ये हो गया, वो हो गया, उठा लिए गए, नाखून खींच दिए, बाजू तोड़ दिया, वो सब ड्रामा था। ठीक, राणा साहब, तो ये ड्रामा जो है वो इस किस्म के लोग करते हैं और बाद में फिर एक्सपोज हो जाते हैं। राणा साहब, आप भी तो ऐसे वक्त से गुजरे हैं ना जब आपको भी पता है कि किस तरह आर्म ट्विस्टिंग करके बिल्स मंजूर किया करवाए जाते थे। आप भी उस वक्त से गुजरे हैं, तो आप समझते हैं वो वक्त अब बस पास्ट की बात रह गई है?
नहीं, आर्म ट्विस्टिंग जो है ना, वो जिन लोगों का ये किरदार होता है उनकी होती है, बाकी किसी की नहीं होती है। हमारी कोई पैदा ही नहीं हुआ अल्लाह के फजल से, ना उस वक्त को कर सका, ना को आइंदा कर सकेगा। हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं बने, हमारे खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने क्यों नहीं जो है वो इस किस्म का बयान दे दिया कि जी मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं अब उधर जा रहा हूँ, अब उधर से वापस आ रहा हूँ, अब उधर से मजबूर हो गया हूँ, अब इधर से मजबूर हो गया हूँ। ये जो है इसमें जो है वो मिली जुली जो है वो चीज़ें होती हैं, ख़ुद इन लोगों ने कमिटमेंट्स की होती हैं, ख़ुद इन लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये फिर इसी तरह से मिल मिला के होता है। ये जो शोकाज नोटिस जारी हुए हैं उनकी वजह भी यही है। अच्छा सर, ये वरना पीटीआई अगर का वो सारी फ्यूचर चीजें दुरुस्त होती ठीक है सर, तो ये शोकाज नोटिस जारी ना होते। अच्छा ठीक है सर, मैं सॉरी बात की कमी है, मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ पीटीआई के साथ अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब मामला फॉरवर्ड ब्लॉक तक आ गए हैं, उनके अपने भी मसाइल हैं, लेकिन जाहिर है कि ये जो 26वीं तरमीम है इससे भी उनको काफी तशफ़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये अब ये कह रहे हैं कि जस्टिस याया अफरीदी के पास ये अपना ये इत्तेहाद का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली सीटों वाला मखसूस नशिस्तों वाला केस भी रखेंगे और इसके बाद अपना वो डीसी ठो जो उनका सिंबल छीन लिया है वो भी रखेंगे। सिंबल के बगैर पार्टी कैसे एग्जिस्ट करेगी सर, और क्या होने जा रहा है? नहीं, देखिए मामला ये है कि जो पीटीआई है ना वो अपने लिए खुद ही काफ़ी है। अच्छा जी उसने खुद ही अपना बंदोबस्त आज तक किया है और आइंदा भी वो अपना बंदोबस्त खुद ही करेगी। अच्छा, उसकी वजह ये आप मुझे ये बताएं कि जिन लोगों की कोई सियासत नहीं है, कोई असूल नहीं है, उनकी सियासत भी जो है वो महाजराई है, फितना है, इंतशार है, अफरा तफरी है, उनकी जो है वो पॉलिसी भी यही है। उन्होंने हर वक्त इसी काम में लगे। आप मुझे बताएं कि ये जो मसवदा, जिस मसवदे के ऊपर हमने मौलाना फजलुर रहमान से जो है वो मुत्तफिक हो के ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो मसवदा है जो पीटीआई के साथ मिलके बनाया है अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो है वो तो तसव्वुर ही इनका था। इन्होंने कहा था कि जी बेंच बना लें, तो अब जब हमने इत्तेफाक किया तो ये वहां से भाग गए। इन्होंने कहा कि हमारा मकसद नस्बुल ऐन तो फसाद है, तो ये इत्तेफाक हो रहा है, तो लिहाजा हम यहाँ पे कैसे बैठे। ये उठ के वहां से दौड़ गए। ये तो क्या करेंगे तो पीटीआई का क्या फ्यूचर है सर? बैठेंगे आप लोग साथ, क्या आप लोग इनको ऑपोजिशन की जमात मानेंगे? यही वो अपोजिशन करेंगे नहीं, वो सिर्फ एहतजाज करेंगे, इंतशार करेंगे, फसाद करेंगे। उनका इसके अलावा कोई और काम नहीं है और ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं है। तो कलअदम हो सकती है जमात। ये बात बता दूं कि जमहूरियत के रास्ते इनकलाब नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, जमहूरियत के रास्ते इनकलाब। आप 6-6 घंटे तकरीरें करें आप कौमी असम्बली में, उसके बाद 8-8 टॉक शो में करें और उसके बाद कहें जी हम इनकलाब लाएंगे। नहीं, ऐसे इनकलाब नहीं आता। इनकलाब के तरीके और हैं। तो इनकलाब नहीं आएगा तो ये कालअदम हो जाएंगे सर, ये जमात कालअदम हो जाएगी। ना सिंबल है ना इंतशार ही इंतशार है इसमें, तो कालअदम हो जाएगी जमात। नहीं, ये फारग हो जाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये फारग हो जाएंगे। ठीक है। और आपने प्रोग्राम देखा, आपने फैसल वाडा साहब की दबंग गुफ्तगू सुनी और आपने राना सनाउल्लाह साहब की भी बातें सुनी। पीटीआई का नामो निशान नहीं रहेगा, इमरान खान साहब के बहुत बुरा वक्त आएगा, उनकी बहनें छूट जाएंगी, बुशरा बीबी की रिहाई हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद पीटीआई एज ए पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाएगी और ख़ुद ही अपने लिए काफ़ी है, ये कहा था राना सनाउल्लाह साहब ने। क्या वाकई पीटीआई एक नो गो जोन में चली गई है? क्या ये सियासी जमात रहेगी भी या नहीं? और ये जो हम देख रहे हैं आईनी बेंचेस वाले मामलात, उसमें कितनी खातिर खा कामयाबी होगी पीटीआई को, इसको ज़ाहिर वक्त बताएगा। हम आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।